दोस्तों आपने अक्सर परफेक्ट मर्डर के बारे में सुना होगा। अब परफेक्ट मर्डर क्या होता है? परफेक्ट मर्डर वो होता है जिसके बारे में कोई क्लू ही ना हो, यानी कि ये किसके साथ हुआ यही आपको पता होता है, लेकिन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कुछ आपको आइडिया नहीं होता है। आज जिस स्टोरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये स्टोरी भी एक ऐसे ही परफेक्ट मर्डर की होने वाली है। ऑल्दो इसमें क्रिमिनल पकड़ा जाता है, लेकिन वो प्लानिंग एक परफेक्ट मर्डर की थी, और क्योंकि अपनी एक छोटी सी गलती, जो कि पोस्ट मर्डर उसकी एक छोटी सी गलती थी, उसकी वजह से वो पकड़ा गया। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, पूरी वीडियो एंड तक के वॉच करते रहना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना है। तो देखो यार, आज की स्टोरी होने वाली है दिल्ली के एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सीनियर सर्वेइंग ऑफिसर महेश कुमार की। अब मैं बता दूं, महेश कुमार बेसिकली जजर से बिलोंग करते थे, जो कि दिल्ली से नियरली 80 to 85 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ता है, और नॉर्मली उनका यही से ऑफिस जाना, ऑफिस आना वगैरह डेली चलता था। अब देखो यार, उनका एक नॉर्मल रूटीन हुआ करता था, जहाँ वो सुबह ऑफिस वगैरह के लिए निकल जाते और शाम होते होते अपने तय समय पे घर लौट जाते, और कभी अगर देरी भी होती तो वो अपने वाइफ को कॉल करके बता देते कि देखो यार मैं इतना लेट होने वाला हूँ। लेकिन 28 अगस्त 2023 की रात आती है जहां महेश कुमार अपने तय समय पे नहीं आते। उनकी बीवी को चिंता सताने लगती है, फिर भी थोड़ा इंतजार करती है, 2 घंटा 3 घंटा। वो उनको कॉल ट्राई करती है, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ। वो सोचती है कि क्यों ना अब उनके कलीग्स को कॉल किया जाए। वो उनके कलीग्स को कॉल करती है, जहाँ से उनको कुछ पता नहीं लगता है, तो वो सीधा जाती है पुलिस स्टेशन। अब देखो मामला जो था वो था सीनियर सर्विंग ऑफिशियल का, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर इतने बड़े, तो पुलिस भी फॉरन एक्शन में आ जाती है। पुलिस सबसे पहले उनके परिवार वालों से पूछताछ करती है, जहाँ उनके भाई से पूछताछ होती है, उनकी वाइफ से पूछताछ होती है कि कोई कॉल आया या कुछ बता के गया, किसी पे कोई शक वगैरह है। और जब यहाँ से कोई हिंट जब ना मिले तो वो जाते हैं उनके ऑफिस में। उनके कलीग्स वगैरह से कुछ बातचीत होती है कि वो कब आए कब गए, लेकिन उससे भी उन्हें कुछ खास क्लू नहीं मिलता। अब जब ये सब हो रहा था, जब इतनी सारी पूछताछ छानबीन चल रही थी, तो उनका फोन जो, जैसा मैंने आपको बता दिया कि वो बंद था। इनफैक्ट उनके पास 2 फोन हुआ करते थे, 2 सेपरेट फोन हुआ करते थे, और दोनों ही फोन बंद थे। तो इसी वजह से वाइफ भी बहुत परेशान, पुलिस भी परेशान है, और क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ है तो कॉल डिटेल ट्रेस करने को टाइम लग रहा है। अब उनका फ़ोन भले ही स्विच ऑफ था, लेकिन परिवार वाले बताते कि महेश के फ़ोन से व्हाट्सएप पे एक स्टेटस अपडेट हुआ है। तो उस स्टेटस के हिसाब से महेश कहते हैं कि देखो मुझ पे नियरली 65 लाख रुपए का लोन है, और वो कर्जा मैं क्योंकि चुका नहीं पा रहा हूँ, मैंने लोगों से 65 लाख रुपए ले रखे, वो कर्जा मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से मैं कहीं जा रहा हूँ। तो जिन्होंने मुझे कर्जा दिया है वो प्लीज़ मेरे घर पर मत जाना, और मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा। यानी कि सिंपल सा ये था कि मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूँ, तो प्लीज़ कुछ लोग कुछ दिन मेरे घर वालों को परेशान ना करें। अब स्टेटस आ रहा है, फ़ोन बंद है, महेश खुद गायब है। तो पुलिस जब ये स्टेटस देखती है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इस बारे में पहले उनके वाइफ से पूछताछ होती है। वाइफ कहती है कि नहीं यार, हमें तो ऐसा कुछ खबर ही नहीं कि ऐसा कुछ था। फिर जो उनके भाई है उनसे पूछताछ होती है, तो उनके भाई वगैरह भी कहते हैं कि यार महेश तो एकदम सिंपल सीधी लाइफ जीते हैं, ऐसा कुछ उनको शौक भी नहीं है कि इतना पैसा वो खर्च करे, और हमें इस कर्जे के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है। अब पुलिस इस बारे में सोच रही है कि यार महेश खुद गायब है, उनके फ़ोन ऑफ है, साथ साथ व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा के रखा है, तो यार मामला कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो यार, जिसे पुलिस अब तक गुमशुदगी का मामला समझ रही थी, वो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही मोड़ ले रहा था, क्योंकि एक तो उनका फ़ोन बंद था, ऊपर से व्हाट्सएप स्टेटस, इसके अलावा उनकी कार भी गायब थी। तो ये मामला कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा होते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि यार अक्सर ऐसा होता है कि अगर मान लो कर्जे वाली बात सही है, तो अक्सर होता है कि लोग जब कर्जा नहीं दे पाते तो कोई अंडरग्राउंड हो जाते, या फिर कोई लोग तो कुछ और भी कर लेते हैं, जैसा आप सब लोग जानते हो। तो मामला पुलिस वालों को कुछ गड़बड़ लगा। अभी ये सब साथ साथ चल रहा है, वैसे पुलिस के पास उनकी लास्ट सेलफोन जो लोकेशन थी वो आ जाती है। जैसी लोकेशन आती है, लोकेशन आते ही पुलिस वाले हैरान, क्योंकि लास्ट जो लोकेशन है वो आ रही है फरीदाबाद की। घर वालों से पूछताछ होती है कि आपके फरीदाबाद में कोई जानने पहचानने वाले हैं, तो घर वाले कहते हैं कि नहीं, हम तो किसी कोई पहचान वाले भी नहीं है, ना उनके कोई पहचान वाले हैं, ना इनकी फैमिली से कोई दूर का रिलेशन फरीदाबाद में। तो पुलिस सोचती है कि यार लास्ट लोकेशन फरीदाबाद में है, ये स्टेटस आ रहा है, तो आखिर क्या मामला हो सकता है। अब जैसे उनको लास्ट लोकेशन फरीदाबाद मिलता है, वैसे पुलिस की एक टीम वहाँ फरीदाबाद में एक्टिव हो जाती है, जो कि उनको वहाँ पे देखना चालू कर देती है कि शायद हो सकता है फरीदाबाद में उनके लास्ट लोकेशन है, तो वहाँ से कोई क्लू मिले। वैसे क्या होता है यार कि सरोजनी नगर, ठीक है, दिल्ली का जो सरोजनी नगर है, सरोजनी मार्केट आप सबको पता होगा, वहाँ एक कार मिलती है। जैसी ये गाड़ी मिल जाती है, वैसे आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये उन्हीं महेश कुमार की गाड़ी है। अभी आप पुलिस और कश्मकश में, क्योंकि लास्ट लोकेशन उनका फरीदाबाद में है, गाड़ी यहाँ पे सरोजनी नगर में पड़ी हुई है। तो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मामला क्या है, कि गुमशुदगी हुई है या कुछ हुआ है, या खुद से चले गए, क्योंकि देखो व्हाट्सएप स्टेटस कह रहा है कि वो खुद चले गए। फरीदाबाद में लास्ट लोकेशन है साथ साथ, लेकिन गाड़ी यहाँ पे, अब गाड़ी छोड़ के कोई फरीदाबाद कैसे जाएगा? जिसकी खुद की गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ छोड़ के फरीदाबाद क्यों जाएगा?
इसके अलावा लेकिन अगर कुछ हुआ है हम ये माने तो उनके फ़ोन से व्हाट्सएप स्टेटस आया है, वो कह रहे हैं कि वो खुद चले गए। तो पुलिस बहुत ज़्यादा कश्मकश में थी यहाँ पे। अब देखो यार, यहाँ पे तो उन्हें कोई क्लू मिल नहीं रहा है। पहले ही बहुत सारे पजल्स के पीसेस को वो जोड़ रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। एक टीम फरीदाबाद में एक्टिव है, उन्हें भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, उन्हें सेलफोन भी नहीं मिल रहा, उन्हें खुद महेश भी नहीं मिल रहा है। यहाँ जो दिल्ली की टीम थी, इन्हें यहाँ पे गाड़ी मिली है, जो गाड़ी आइडेंटिफाई हो चुकी है, लेकिन ये भी नहीं समझ आ रहा है कि यार ये यहाँ आई कैसे है, महेश कहाँ होंगे, उनके साथ कुछ हुआ है, क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी समय पुलिस दोबारा इनके ऑफिस जाती है, सोचती है कि महेश के बारे में थोड़ा और पता कर लिया जाए कि वो किस तरीके के थे, कैसे लोगों में रहते थे, किस मतलब ये सारी जो बेसिक चीज़ें ये पता करने की पुलिस कोशिश करती है। इस बार जब पुलिस जाती है तो एक क्लर्क से पूछताछ होती है जिसका नाम था अनीश। अब अनीश की उम्र तो वैसे सिर्फ 24 साल थी और जो पोजीशन उनका बता दूं मैं, क्लर्क थे उस ऑफिस में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पुलिस को पता चलती है कि ये जो क्लर्क है ये सीनियर सर्विंग ऑफिसर महेश कुमार के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अब आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, बट यहाँ पे था कि महेश कुमार इन क्लर्क से काफ़ी ज़्यादा अच्छे घुल मिले हुए दोस्त थे। जब अनीस से पूछताछ होती है कि तुम उस समय कहाँ थे, यानी कि 28 अगस्त जब ये सब हुआ, तो तुम उस समय कहाँ थे, तो अनीश कहते कि मैं तो अपने होम टाउन में था, यानी सोनीपत में, जहाँ पे मुझे कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना था, उस वजह से मैं 5 दिन की छुट्टी लेके होम टाउन चला गया था। और जब उनके कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह चेक होते हैं तो उससे पता लग जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि ये 5 दिन के लिए सोनीपत में ही थे। अब क्योंकि अनीस महेश के काफ़ी ज़्यादा करीबी दोस्त थे, तो पुलिस सोचती है कि इनके द्वारा कुछ पता लग जाए कि जिससे महेश के बारे में उन्हें कुछ आइडिया लगे कि किस तरीके के लोगों में रहते थे, कौन उनके प्रोबेबल दुश्मन हो सकते हैं या फिर ये सारी चीज़ें। तो अनीस कुछ ऐसा बताते हैं जिससे पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। अब देखो, जब अनीस से महेश के बारे में पूछा जाता है तो अनीस बताता है कि महेश जनरली जो है रिश्वत लेके या कह सकते हो कुछ पैसे लेके लोगों की सरकारी नौकरी लगवा देते थे। यानी किसी से 3 लाख 5 लाख या 10 लाख रुपए लेके उन्हें सरकारी नौकरी या किसी से साइन वगैरह करवाना हो, वो सारे काम महेश कर देते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि अनीस बताता है कि पिछले कुछ दिनों में महेश ने उन्हें बताया था कि कोई उनके 65-67 लाख रुपए लेके भाग चुका है जो उन्होंने नौकरी लगवाने के लिए लिए थे। इस वजह से महेश काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब जैसे ही अनीस 65-67 लाख रुपए की बात करता है, वैसे ही पुलिस के कान फिर खड़े हो जाते हैं कि यार अब तक इतना इन्वेस्टिगेशन किया, इतने लोगों से पूछताछ, घर वालों से पूछताछ, उनके कलीग से पूछताछ, कई बाहर के लोगों से पूछताछ, सारी चीज़ें देख ली, लेकिन ये 65 लाख का तो कोई जिक्र ही नहीं आया। तो पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी। ये चीज़ उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा था और वो सेम एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पे अनीस दोहरा रहा था। अब पुलिस ने सोचा कि ये क्या मामला है, तो पुलिस ने फिर सोचा कि अनीस से और पूछताछ की जाए कि आखिर क्या हुआ होगा, किस तरीके से हुआ होगा। लेकिन अनीस ने इसके बाद सिंपल कहा कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं उस समय था नहीं यहाँ पे, और मुझे बस इतना पता है कि उनके पैसे चोरी हो जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब देखो यार, इसी बीच क्या होता है, महेश के जो है, देखो नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड्स तो चेक कर लिए लेकिन उससे कुछ आइडिया नहीं लगता है। और आज का ज़माना है, थोड़ा इंटरनेट कॉलिंग वगैरह होता है, व्हाट्सएप हो गया, स्काइप हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है, तो इंटरनेट कॉलिंग को चेक करने का फैसला लिया जाता है। अब देखो, जैसे उनकी इंटरनेट कॉलिंग चेक होती है तो पता लगता है कि महेश को जो आखिरी कॉल 28 अगस्त यानी जिस दिन वो गुमशुदा हुए, जिस दिन से वो गायब है, जिस दिन से लापता है, उस दिन उनको अनीस का आखिरी कॉल आया था व्हाट्सएप पे। अब अनीस ने ये बात उनसे बताई नहीं, क्योंकि अनीस ने तो यही कहा कि मुझे पता नहीं, मैं तो फैमिली फंक्शन में था। तो अनीस से इस बारे में पूछताछ हुई कि मतलब मामला क्या है, कि तुम्हारा लास्ट कॉल है, तुमने बताया नहीं, कुछ नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, बस नॉर्मल हमारी कुछ बात हुई थी, तो इतना कुछ मामला नहीं। तभी जो महेश की वाइफ है वो बताती है कि यार महेश बता के गए थे कि वो शायद अनीस आज उनको कुछ काम है, अनीस से वो मिलने वाले हैं। अब पुलिस सोचती है कि अनीस तो यहाँ था नहीं, इसके अलावा महेश की वाइफ को बता के गए कि वो अनीस से मिलने वाले हैं, लेकिन अनीस एक दिन पहले से सोनीपत में, उनका कॉल डिटेल भी वही बता रहा है। तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पुलिस को अनीस पे शक हुआ। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस अनीस के घर की तलाशी लेती है। अब तलाशी जैसी होती है अनीस के घर की, तो उन्हें अनीस के घर से मिलती है महेश के कार की चाबी, वही कार जो सरोजनी मार्केट में पार्क की हुई थी। अब पुलिस सोचती है कि यार आखिर ये सब क्या है। अब पुलिस जो है अनीस को पकड़ती है और कहती है कि बेटा देखो, तुम्हारा इंटरनेट कॉल्स हमारे पास है, साथ ही साथ जो तुम्हारे घर से चाबी मिली हुई है। अब इसका मुझे बताओ कि देखो, तुम कह रहे हो कि तुम अनीस से बात नहीं किए हो, अब तुम्हारे घर में उनकी चाबी है, साथ साथ उनका लास्ट कॉल भी आया हुआ था, तो इसका मामला क्या है, तुम बता दो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं मतलब सोनीपत से उस दिन आया हुआ था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मुझे महेश ने कुछ काम के लिए बुलाया और मुझसे मिला, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दी और अपने किसी और दोस्त के साथ वो कहीं निकल गया। अब पुलिस का माथा ठनका, क्योंकि यार देखो, तुम जब 28 तारीख को तुम कह रहे हो तुम यहाँ पे आए थे, तुम यहाँ पे दिल्ली में आए थे, तो तुम्हारा फोन लोकेशन सोनीपत में कैसे दिखा रहा है। अब यहाँ पे अनीस के पास कोई जवाब नहीं था, तो उसने कह दिया कि हाँ, मैं फ़ोन शायद भूल
गया था। अब आज के ज़माने में फ़ोन कौन भूलता है भाई। सेम चीज़ पुलिस ने अनीस को कही। अब यही से जो है पुलिस ने अनीस के ऊपर फंदा कसना शुरू कर दिया और उसे अपने तरीके से पूछताछ करना चालू कर दिया। जैसे ही पूछताछ शुरू की वैसे ही अनीस ने कहानी सुनाई। अब देखो अनीस कहानी बताना शुरू करता है, जिसके हिसाब से देखो अनीस और महेश काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और अनीस कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़ा हुआ होता है जो लोग पैसे लेके या रिश्वत लेके कह सकते हो किसी को सरकारी नौकरी लगवा देना, कोई साइन करा देना, ये सारे कामों में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक दिन अनीस महेश के पास आता है और कहता है कि देखो कि मेरे पास कुछ वैकेंसीज आई हुई है, तो जिसे भी अगर जॉब की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं लगवा दूंगा। तो महेश कहता है कि ठीक है, मेरे पास शायद 3 लोग हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है, अगर मैं आपको बता दूंगा। तो अनीस कहता है कि हर इंसान के 3-3 लाख रुपए लगेंगे। तो महेश उन्हें हाँ कह के अगले दिन आते हैं और अगले दिन अनीस को 9 लाख रुपए देते 3 लोगों की जॉब लगवाने के लिए। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पैसे दे दिए, काफ़ी दिन हो गए और महेश भी देखता है कि यार अनीस भी कोई जॉब की बात नहीं कर रहा है, कोई जॉब लग नहीं रही है। तो अनीस सोचता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाए, उससे अच्छा कि वो उनसे पैसे वापस मांगना चालू कर देते कि देखो यार तू तो मुझे जॉब दे नहीं रहा है, मेरे जो इतने कुछ लोग बैठे हुए हैं उन्हें जॉब मिल नहीं रही, तो तू मुझे एक काम कर, मेरे भाई पैसे वापस दे दे। अब महेश ये सब चीज़ें कह रहा होता है और अनीस जो है इन बातों को टाल रहा होता है कि मैं ठीक है आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ये सारी बातें वो कर रहा होता है। अब देखो इसी बीच क्या होता है ना, अनीस की एक गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, उसी ऑफिस में अनीस की एक गर्लफ्रेंड होती है। अब अनीस को ये पता लगता है कि यार कहीं ना कहीं जो महेश है, जो उनका इतना अच्छा दोस्त है अनीस का, वो और उसकी गर्लफ्रेंड करीब आने लगे। इवन उसे ये भी पता लग जाता है कि जब वो दफ्तर नहीं आया, फिर कह सकते ऑफिस नहीं आया था, उस समय पे महेश और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो कहीं घूमने भी जा चुके हैं। तो अनीस को इस बात का गुस्सा आया। एक तो देखो यार महेश उनको 9 लाख रुपए के लिए परेशान कर रहा है, उसके साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसी के एब्सेंस में कहीं घूमने जा रहा है। अब इन दोनों चीजों का अनीस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। इसके अलावा क्या होता है कि करीब 12, 13 या 14 अगस्त के आसपास कुछ ऐसा होता है ऑफिस में कि महेश एक दिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो महेश पूरे भरे ऑफिस में अनीस को कहता है कि यार देखो मुझे मेरे पैसे दे दो, और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके बारे में भी काफी सारी उल्टी सीधी चीजें कहना चालू कर देता है। इससे अनीस के दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया। अब अनीस एक प्लान सोचता है कि यार देखो महेश एक तो उन्हें परेशान कर रहा है, साथ साथ उनकी गर्लफ्रेंड का भी थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, तो क्यों ना महेश को रास्ते से हटा दिया जाए। अब महेश को अगर रास्ते से हटा देते तो एक तो उसे 9 लाख रुपए देने नहीं पड़ेंगे और साथ ही साथ जो है उसे उसकी गर्लफ्रेंड भी वापस मिल जाएगी। और इसी वजह से अनीस जो है वो महेश को मारने का प्लान करता है और प्लान के हिसाब से वो 27 अगस्त को जो है अपने ऑफिस से 5 दिन की छुट्टी लेता है। घर पे कोई मतलब फंक्शन वगैरह है ये चीज का बहाना देके, और 27, 28, 29, 30 और 31 अगस्त की उसकी छुट्टी ग्रांट हो जाती है। अब उसके प्लान के हिसाब से 28 को वो महेश को कॉल करता है, व्हाट्सएप कॉल करता है, ताकि मतलब वो रिकॉर्ड वगैरह ना हो या ट्रैक ना हो। तब महेश को कहता है कि यार देखो मेरे पास पैसे आ चुके हैं 9 लाख रुपए और वो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके लिए तुम क्या करो, तुम मेरे आरके पुरम वाले घर में आ जाओ, ठीक है, जो इनको क्वार्टर से अलॉट हुए थे वहाँ पे वो बुलाता है कि तुम्हारे आरके पुरम वाले घर पे आ जाओ, वहीं पे मैं तुमको पैसे दे दूंगा, करीब दोपहर 12, 12:30 बजे पहुंच जाना। अब महेश सोचता है कि यार एक तो इतना समय से पैसे नहीं दे रहा है, अब दे रहा है तो क्यों ना लिया जाए। तो महेश भी उसे हाँ कह के तय वक्त पे यानी 12, 12:30 बजे 28 अगस्त को उनके आरके पुरम वाले घर पे पहुंच जाता है। अनीस भी सोनीपत से अपनी बाइक लेके निकलता है, लेकिन वो ना अपना फोन घर पे रख देता है क्योंकि उसकी लोकेशन जो है वो वहाँ पे दिखनी चाहिए। उसे अच्छे से पता था कि उसकी जो लोकेशन है सेलफोन उसका अच्छे से बता देगा। कोई गवाह वगैरह तो ठीक है कि वो झूठा गवाह पेश कर दे कि हाँ मैं सोनीपत में हूँ, लेकिन अगर सेलफोन लोकेशन, उसे आज के टाइम में पता है कि सेलफोन लोकेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो अगर सेलफोन लोकेशन मेरी सोनीपत होगी तो कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा, ये चीज उसे अच्छे से पता थी। तो उसने अपना जो मोबाइल फोन है वो मोबाइल फोन रखा सोनीपत में और वो बाइक से निकल पड़ा दिल्ली की ओर। अब वो आता है दिल्ली में और जो भी सरोजनी मार्केट हो गया या फिर एक दो और लोकल मार्केट से कुछ सामान खरीदता है। अब वो सामान क्या खरीदता है, एक 6 फीट की प्लास्टिक बैग, उसके अलावा शावल खरीदता है, फावड़ा खरीदता है, ये सारी चीजें वो खरीदता है। और ठीक वो भी 12, 12:30 के आसपास ठीक समय पे अपने आरके पुरम वाले घर में आ जाता है। अब वहाँ उसके घर पे जाते ही वहाँ पे थोड़ा महेश से बातचीत होती है और बातचीत के दौरान थोड़ा महेश का ध्यान यहाँ वहाँ भटका के वो उसके सिर पे पीछे से एक किसी भारी चीज से वार करता है और तब तक के वार करता है जब तक महेश मर नहीं जाता। उसे मारते ही अनीस उसका फोन लेता है और फोन से एक व्हाट्सएप स्टेटस डालता है जिसमें लिखता है कि मेरे ऊपर 65 लाख का कर्जा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। और अनीस महेश की लाश, जो उसकी लाश थी, उसको पॉलीथीन में पैक करता है, उसे सील कर देता है और अपने कमरे का एसी खुला छोड़ के वो उस कमरे को लॉक करके वापस सोनीपत निकल जाता है। इसके अलावा उसका प्लान के हिसाब से वो क्या करता है, महेश का फ़ोन लेता है, उसे स्विच ऑफ कर देता है और पूरा वहाँ करीब उस दिन वो बाइक से
2-3 जगह घूमता है और फरीदाबाद में आके महेश का फ़ोन 10 से 15 मिनट के लिए शुरू कर देता है। वो भी इसीलिए करता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि यार मतलब सेलफोन लोकेशन डिटेक्ट होने में कितना टाइम लगता है, तो उसे लगा 10-15 मिनट में शायद हो जाता होगा डिटेक्ट। तो 10-15 मिनट वो सेलफोन को शुरू रखता है फरीदाबाद में और उसके बाद वो वही किसी लेक के आसपास और कई झाड़ियों में वगैरह वो फ़ोन को फेंक देता है और ये सब करके अपनी शाम को वापस सोनीपत चले जाता है। अब 28 तारीख का दिन गया और 29 तारीख का दिन आया। अनीस को पता लगता है कि यार पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली टच में है कहीं ना कहीं इनकी वाइफ से और उसे पता लग रहा है कि यार पुलिस कंप्लेंट वगैरह हो चुकी है और कहीं पुलिस उसके घर पे ना पहुंच जाए, यानी आर के पुरम वाले घर पे ना पहुंच जाए। इस वजह से वो 29 तारीख को वापस सोनीपत से अपने आर के पुरम वाले घर में आता है। इस बार भी सेम अपना सेलफोन सोनीपत में रख के आता है। अब वो जैसे ही दिल्ली में आता है आर.के.पुरम, सबसे पहले तो वो जाता है और अपने एक मतलब कलीग्स, अपना उनका जो एक कलीग होगा उसके पास जाता है। उसका जो एक घर था, उसका एक वैकेंट, उसको भी एक अलॉटेड घर था, तो उसके घर की चाबी लेता है। अब चूंकि वो घर ऑलमोस्ट खाली रहता है, वहाँ पे ये लोग ने ऑलरेडी कई बार पार्टी वगैरह कर रखी होती है, तो घर उसे पता था कि ये घर हमेशा खाली रहता है। तो वो कलीग भी उसे चाबी दे देता है क्योंकि यार इसके पहले काफ़ी बार जाना आना हो चुका है साथ में, तो उसे चाबी दे देता है ये कह के कि यार मतलब अनीस ये कहता है मुझे कुछ फर्नीचर का काम वहाँ पे सामान रखवाना है, इस वजह से मैं चाबी ले रहा हूँ। तो उनका जो साथी होता है वो उनको चाबी दे देता है और अनीस कुछ देर में वो चाबी वापस दे देता है उसकी डुप्लीकेट की बनाने के बाद। अब अनीस अपने आर.के.पुरम वाले घर में जाता है। अब जैसी रात होने आती है, थोड़ा बहुत अंधेरा वगैरह शुरू हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपने घर से उस लाश को निकालता है, जो महेश की लाश उसने अपने घर में रखी थी, वो लाश को निकालता है और थोड़ा बहुत अंधेरा जैसे बढ़ जाता है तो वो कार अपनी ले जाता है अपने दोस्त के घर के पास, जहाँ जिसकी उसने डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। और वहाँ पे उसके घर के पीछे जहाँ पे थोड़ा बहुत नाली का वगैरह काम था, वहाँ पे वो उसे गाड़ देता है, मतलब 2 फीट करीब गड्ढा करता है और उसे गाड़ देता है और वो गड्ढे को वगैरह भर देता है जो भी मिट्टी वहाँ थी उससे। अब लेकिन उसे शक होता है यार यहाँ पे ये अगर गड्ढा अलग से दिखाई देगा तो शायद किसी को शक हो सकता है। तो जब वो यहाँ वहाँ नज़र डालता है तो उसे दिखता है कि बगल में ही कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो वो क्या करता है, वहाँ के एक मतलब दिहाड़ी मजदूर को बुलाता है और कहता है कि देखो मुझे यहाँ पे एक टीला बनाना है, ठीक है, सीमेंट से मुझे पूरा प्लास्टर करवाना है, जिसके लिए करीब करीब वो 12,000 रुपये उसके लिए ऑफर भी करता है। अब जैसे ही जो मजदूर है वो 10-12 हज़ार रुपये सुनता है, वो सोचता है इतने से काम के लिए इतना सारा पैसा, तो वो डायरेक्टली इस काम के लिए हाँ कर देता है। अब ये टीला वगैरह बन गया, अनीस एकदम अब सेटिस्फाइड है कि हो सकता है कि अब मतलब क्योंकि अब तो पता लगने से रहा, क्योंकि देखो वैसे तो उनकी कॉल हिस्ट्री है नहीं और उसके साथ साथ इसका लोकेशन भी सोनीपत में है। यहाँ पे महेश की बॉडी नहीं मिलने वाली है, जो उनकी गाड़ी है वो खुद वो सरोजनी नगर छोड़ के गया, लास्ट लोकेशन फरीदाबाद आ रहा है, तो पुलिस भी शायद फरीदाबाद सरोजनी नगर एकदम कंफ्यूज हो जाएगी और कोई शायद उस तक पहुंच नहीं पाएगा, ये उसने सोचा। लेकिन जैसे ही मतलब उसका बयान वगैरह ये आ जाता है कि लाश वहाँ मिलने वाली है, पुलिस वहाँ जाती है, लाश को बरामद कर लेती है। अब देखो यार ये मामला वैसे तो परफेक्ट मर्डर हो सकता था, जैसा मैंने आपको बताया कि परफेक्ट मर्डर ऑलमोस्ट था, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि जिससे ये मर्डर छुप जाए, चाहे वो कॉल लोकेशन हो, खुद का लोकेशन हो या फिर सारी चीज़ें। लेकिन क्यों पकड़ा गया यार, क्योंकि एक उसका बयान कि मैं यहाँ आया लेकिन मेरा फ़ोन वहाँ था, जो सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हुई, इतनी सी गलती थी। प्लान पूरा परफेक्ट था लेकिन एक इतनी सी गलती की वजह से इतना पूरा परफेक्ट प्लान उसका चौपट हो गया। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या फिर आपको ऐसी कोई स्टोरीज पसंद होगी या फिर कोई स्टोरी आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ज़रूर देने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकन बना दो, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसे स्टोरीज लेके आने वाला हूँ जिसको आप इंजॉय करने वाले हो।